नमस्कार बच्चों। आज हम आपके सामने एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि ICAR टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है और जिसका कि एग्ज़ाम 28 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 28 फरवरी, 2 मार्च, 3, 4 मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में ये एंड हो जाएगा। और आई थिंक ये सेकंड लास्ट वीक, मतलब एक तरीके से अंतिम स्टेज आपकी कहना चाहिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की। अंतिम स्टेज सभी की होगी पढ़ाई के लिए और सभी लोग बहुत तेज़ी से रिवीजन करने में लगे हुए होंगे। तो हम एक छोटा सा टॉपिक साइंस के अंदर है इफ़ेक्ट ऑफ करंट, उससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए और इन क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इसका रिवीजन भी कराएंगे। तो पहले ध्यान से आप इसको वीडियो को देखते जाएं और पॉज करके आंसर देते जाएं। देन सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस अच्छे से समझने की कोशिश करें। और कल हम आपको एक लिंक शेयर करेंगे इसी में, जिसके थ्रू आप अपने टेस्ट को देके अपने परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ेक्ट ऑफ करंट हम स्टार्ट करते हैं और इसके सिलेबस के बारे में देखो। सिलेबस में केवल एक इतना ही लिखा है, इफ़ेक्ट ऑफ करंट। मींस इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट, ये सबसे मेजर पार्ट है इसका। और करंट से रिलेटेड फिनोमेना, करंट से रिलेटेड फंडामेंटल चीज़ें, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन विच फिनोमेना? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड नन ऑफ दीज। तो पॉज करके पहले आंसर चेक कर लो अपना। ठीक है, तो आंसर इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब बात करते हैं क्या ये तीनों फिनोमेना, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट सिलेबस में कहें तो यही है, इफेक्ट ऑफ करंट। तो द मेजर इफेक्ट ऑफ करंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो ब्रीफ डिस्कशन हम आपको बताते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, व्हाट इज दिस? एक्चुअली इन 1820 ऑरेस्टेड, साइंटिस्ट का नाम है ऑरेस्टेड, ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी भी वायर में यदि करंट पास हो रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, जिसकी प्रेजेंस को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? बाय कीपिंग द कंपास नियर द करंट कैरिंग कंडक्टर। कंपास में डिफ्लेक्शन आएगा, हम कहेंगे यहाँ पे मैग्नेटिज्म जनरेट हो गया है। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ सेकंड टॉपिक क्या है यहाँ पे? केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? व्हाट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट? क्या करना है इसमें? एक बीकर ले लें या कोई कंटेनर वेसल ले लें, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो। सपोज कर लो, एक एग्जांपल की बात करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, 2 इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इलेक्ट्रोड एनोड ले लिया, कैथोड ले लिया, और उन एनोड और कैथोड के थ्रू हम वायर से कनेक्ट करके इसमें बैटरी लगा दें, सेल लगा दें और करंट को पास कराएं। जैसे ही करंट पास होगी ना थ्रू द इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन के अंदर, वैसे ही क्या होगा? केमिकल रिएक्शन से स्टार्टेड, और सॉल्यूशन जो होगा ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नाउ ब्रेकअप इट्स इनटू कॉन्स्टिट्यूंट आयंस। अपने कॉन्स्टिट्यूंट आयन, मतलब जिससे वो बना है, कौन कौन से आयन होंगे? कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन, इसमें ब्रेक हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। कॉपर आयन कैसा है? पॉजिटिव, सो इट विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के बाद वो न्यूट्रलाइज होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली सल्फेट आयन क्या करेगा? इट विल नेगेटिव आयन, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। क्या? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कैथोड, देन द क्या होगा? सॉल्यूशन डिसोसिएट, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिसोसिएट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयन। डिसोसिएट मतलब ब्रेक हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेकअप हो जाएगा। दिस फिनोमेना इज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ थर्ड टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? देखो सिंपल, डेली ऑब्जर्व किया है, सबके घरों में ये यूज होता है। हीटिंग इफेक्ट, हीट जनरेट होना, इफेक्ट हीट का इफेक्ट, मतलब किसी भी वायर में यदि करंट पास हो रही है और बाई चांस आपने टच किया तो वो गर्म होगा। सिंपल सी बात है, किसी भी डिवाइस में करंट पास हो रही है तो हीट हो गई होगी ना, हीट करेगा प्रोड्यूस। सो करंट किसी भी वायर में पास कराओगे उसके उसमें हीट डेवलप हो जाएगी, और इसी फिनोमेना को बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इससे रिलेटेड कुछ फार्मूलेज भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दिन अगले टॉपिक में। तो हीटिंग इफेक्ट हो गया, इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, डिज़ायरेबल इफेक्ट भी है, अनडिज़ायरेबल अब कहना चाहिए, कुछ अनडिज़ायरेबल भी है, जैसे बल्ब। CFL नहीं बात करेंगे हम, LED की बात नहीं कर रहे हैं, बल्ब की बात करते हैं। बल्ब में क्या होता है? लाइट भी आती है लेकिन साथ साथ वो बल्ब को टच करोगे तो गर्म होगा, मतलब हीट भी डेवलप होती है, बट वो हमें डिज़ायरेबल नहीं है, हमको चाहिए नहीं।
अनडिज़ायरेबल है। तो एप्लीकेशंस की जब बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट मतलब ज़रूरी हो, जैसे घर में इलेक्ट्रिक आयरन होगा, गीज़र होगा, इमल्सन रॉड होती है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हीट डेवलप होती है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट फिनोमेना। इनको डिटेल में हम अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको वन बाय वन डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। फर्स्ट पॉज कीजिए, आंसर ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बात करेंगे, ठीक है। तो देखो समझो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क डन अपॉन टाइम। तो फॉर्मूला क्या हुआ? वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन अपॉन टाइम से यूनिट निकालोगे तो क्या आएगी? जूल पर सेकेंड। लेकिन जूल पर सेकेंड तो किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं गिवन है, तो क्या करेंगे? जूल को चेंज करो आप। जूल मतलब वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला देखो इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिसिटी का स्टार्टिंग बेसिक वही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो सिंपल से डेफिनेशन बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो क्या करते हैं हम? वर्क डन। कहाँ से? इन ब्रिंगिंग ए यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। किसी भी यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आएंगे, उसको हम बोलेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वो कहलाएगा आपका पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन क्या हुआ? W इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। और W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। अपॉन में क्या है? टाइम। और Q अपॉन टी क्या हो गया? देखो ध्यान से, Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। Q अपॉन टी क्या है? ये I हो गया। तो I की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो यूनिट हो गई वोल्ट इंटू एम्पियर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ गिवन मेटालिक वायर डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग। चलिए पहले पॉज करके आंसर दीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। देखो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, दो बातें यहाँ समझ लो आप, एक रजिस्टेंस और एक रजिस्टिविटी। किसी भी वायर का रजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, किसी वायर की रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है। सुनो ध्यान से, रजिस्टेंस जो होता है ना, वो चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा, नोट कर लो। रजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन फोर थिंग। क्या क्या? रजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरी बात, रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और चौथी बात होती है रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। कोई भी चीज़ें तीन लिखी हैं यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर, लेंथ एंड वन मोर, नेचर ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? देखो रजिस्टिविटी न तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगी, न ही लेंथ पे डिपेंड करेगी। मतलब डायमेंशंस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। रजिस्टिविटी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो कोई वायर है, उस वायर के दो पीस कर दो इक्वल, तोड़ दो। अब यदि कॉपर का बना है, तोड़ने के बाद भी दोनों पार्ट कॉपर के ही होंगे, तो रजिस्टिविटी ईच पार्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन हमने क्या बोला? वायर को इक्वल लेंथ में तोड़ दिया तो दोनों पार्ट की लेंथ इक्वल हो गई। हमें मालूम है रजिस्टेंस जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फोर फैक्टर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, length and temperature and one more, nature of material. And resistivity depends only on two things, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो अभी बताया कि किसी वायर को हमने तोड़ दिया, तोड़ने से दो पार्ट हुए, दोनों पार्ट का क्या होगा? आधा आधा किया तो रजिस्टेंस आधा आधा हो जाएगा, रजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ आधी कर दी ना। लेकिन नेचर नहीं बदला, नेचर तो वही है, वायर मेटल तो वही है आपकी जो मटेरियल था, तो रजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ। सेम उसी लॉजिक से रिलेटेड है, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ। अब आप बता सकते हैं आंसर उसी कंसेप्ट से जो अभी बात किया था, रजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ मटेरियल इज चेंज। देखो मटेरियल चेंज कर दोगे तो रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, अभी भी बात की है। ऊपर लिखा है डज नॉट चेंज, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। मटेरियल इज चेंज, मतलब मटेरियल चेंज होने का मतलब रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। दूसरा क्या बोला है? टेम्परेचर इज चेंज, टेम्परेचर चेंज करने पे भी रजिस्टिविटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर, तो ए और बी दोनों पे डिपेंड करती है। तीसरी बात आती है शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज। अरे शेप से क्या मतलब है? शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टेंस होना चाहिए। शेप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है,
लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, तो ये भी वही बात है भाई, ए में चेंज हो रहा है, बी पे भी चेंज होगा, डी से भी चेंज होगा, तो केवल आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज थर्ड, शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रजिस्टिविटी रिमेन अनचेंज। ठीक है ना, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What is the minimum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? देखो एक बात सुनो, पहले आप पॉज करो, आंसर ट्राई करो, फिर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखो ऊपर दो बातें लिखी हैं, मिनिमम या फिर मैक्सिमम भी लिखा हो सकता है, सुनो ध्यान से। मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है तो आपको क्या करना है, सीरीज में नहीं, सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा, पैरेलल में कनेक्ट कर दो। मिनिमम रेजिस्टेंस पूछा है तो पैरेलल में, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा है तो सीरीज में कनेक्ट कर दो। यहाँ मिनिमम बात की है, मिनिमम रेजिस्टेंस निकालना है, 5 रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दो। सीरीज में क्या होता है, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। तो सीरीज में निकाल लो, फाइनल आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1/1/5 प्लस, ऐसे ही हम 5 बार लिख दें, 1/1/5 प्लस 1/1/5 5 टाइम्स लिख दो। तो पहले स्टेप में देखो क्या होगा, नीचे वाला 5 ऊपर चला गया, यहाँ 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 5 बार, तो 5 5 5 5 5 बार लिखोगे तो कितना होगा, 25। और स्टार्टिंग में क्या है आपका 1/r इक्वल्स टू 25 आंसर है, लेकिन हमें r चाहिए, तो r उल्टा कर दो, r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/25। तो योर आंसर इज सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 1/25 ओम। ठीक है, और यदि आपको बोला जाता कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा 1/5 को आप सीरीज में लगा दो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एटसेट्रा, तो 1/5 प्लस 1/5 1/5 5 टाइम्स ऐड कर दो, तो 5/5 मीन्स 1 ओम, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, 1 ओम। मतलब मैक्सिमम पूछा है तो सीरीज में ऐड करना है, मिनिमम पूछा है तो पैरेलल में ऐड करना है। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट, भाई देखो बहुत जनरल क्वेश्चन है, छोटे क्लासेस में दिया हुआ है, साइंस में आप पढ़ेंगे। कॉमन सॉल्ट हम डिस्टिल्ड वाटर में ऐड कर दें तो क्या होगा। देखो कुछ लिक्विड्स क्लास 8th में आप पढ़ेंगे ध्यान से, देखो लेवल आपका है अप टू 10th क्लास, क्लास 8th की बुक आप उठा के देखेंगे, एनसीईआरटी में डिस्टिल्ड वाटर क्या है, इट इज़ बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर नहीं है। बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, सम ऑफ द लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर, सम ऑफ द लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। बाकी कुछ लिक्विड्स होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर जो है इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसमें नथिंग इज देयर, कोई आयंस थोड़ी है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कंडक्शन बनाना पड़ेगा, कैसे, बाय एडिंग द कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जैसे ही ऐड कर दोगे आयंस बन जाएंगे इसके अंदर, NaCl डाल दिया, Na+Cl- क्लोराइड आयन हो गए, आयंस हो गए, तो करंट कैरियर्स अवेलेबल हो गए, करंट कैरियर्स अवेलेबल होंगे, देन इट बिकम्स कंडक्टिंग। सो एडिंग कॉमन सॉल्ट टू डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट गुड कंडक्टर। देखो रटना नहीं है, बात को समझना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों कॉमन सॉल्ट को ऐड करने से ये डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर हो जाता है, तो वो बात को समझनी है। करंट कैरियर्स अवेलेबल नहीं होते डिस्टिल्ड वाटर में, लेकिन जैसे कॉमन सॉल्ट डालोगे करंट कैरियर्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड बिकम्स कंडक्टर। नाउ 7, इसकी बात हमने स्टार्टिंग में की थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पढ़ चुके हैं यहाँ, लेकिन कुछ और पूछा है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या रोकता है, देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले क्वेश्चन बात कर चुके हैं, इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब है कि किसी एक मेटल पे किसी दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना, किसी एक मेटल पे किसी दूसरी मेटल की लेयर को डिपॉजिट करना। जनरली एक एक्सपेंसिव मेटल को एक सस्ती कोई चीपर मेटल उसके ऊपर डिपॉजिट कर दो, जैसे मान लो हम बोलें कि आयरन ले लिया या सिल्वर ले लिया, सिल्वर के ऊपर गोल्ड का डिपॉजिट कर दो तो सोने जैसी लगेगी, प्रीशियस मेटल लगेगा, गोल्ड का है। तो ये डिपोजिशन है ना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं है, क्वेश्चन हमारा क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स, क्या रोकता है। जब हम किसी मेटल पे कोई पॉलिश करते हैं, जैसे आयरन है, आयरन के ऊपर पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश कर देंगे तो उससे क्या होगा, कोई लेयर डिपॉजिट कर दें हम, उससे क्या होगा, कई भाई जैसे मान लो ग्रिल है, बाहर रखिए, पानी भी गिर रहा है और एयर के कांटेक्ट में आ रही तो रस्टिंग हो जाएगी। लेकिन यदि हम उसके ऊपर पॉलिश करते हैं तो रस्टिंग से हम बचा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रिवेंट्स अस, किससे प्रिवेंट्स कर रहा है उसको, मेटल को, प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम गेटिंग रस्टिंग, रस्टिंग नहीं होने देगा उसको। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज ड्यू टू, ये भी आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो इफेक्ट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं हम ज़्यादातर, इफेक्ट ऑफ करंट जो टॉपिक है। इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोज, भाई लैम्प क्यों ग्लो करता है? ड्यू टू केमिकल इफेक्ट हम बात कर चुके हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट बात कर चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लैम्प जो ग्लो होगा नो, हीट डेवलप होने से तो ग्लो होगा। और हीटिंग इफेक्ट की हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, तो आई थिंक नो नीड टू डिस्क्राइब इट अगेन। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। MCV स्टैंड्स फॉर, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास लोअर क्लासेस में ये सारी दी हुई हैं। MCV स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, माइक्रो कंप्यूटर बॉक्स, मास कम्युनिकेशन बॉक्स, ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट पॉज करें, आंसर दें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। CFL स्टैंड्स फॉर, CFL स्टैंड्स फॉर, घरों में सबके यहाँ CFL होती है, केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्लोरो फ्लोरो लिक्विड, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प एंड ऑल ऑफ दिस। तो पॉज करके आंसर दें। देन आंसर इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। प्रिंसिपल ऑफ मोटर, मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। देखो सुनो ध्यान से, देखो क्या है यहाँ पे, दो फिनोमेना है, एक मोटर का प्रिंसिपल और एक जनरेटर का प्रिंसिपल, ठीक है। मोटर का प्रिंसिपल और जनरेटर का प्रिंसिपल, ये क्या होते हैं? देखो मोटर का प्रिंसिपल जो बेस्ड होता है, आंसर बताता हूँ, आंसर करेक्ट आंसर है करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। किसी भी वायर में, हम अभी पढ़ चुके हैं, किसी भी वायर में जब करंट पास कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और वायर ना लेके हम मान लो एक कॉइल ले लें, रेक्टेंगुलर कॉइल ले लें, मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वायर में जब करंट पास होगी, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाएगा, तो उस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। और वायर को हमने बोला रेक्टेंगुलर कॉइल के फॉर्म में रखा गया है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। डिटेल्स वर्किंग है, क्लास 10th में दी हुई है, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। लेकिन आप बस कंसेप्ट को समझें कि करंट कैरिंग कॉइल को ये है, करंट कंडक्टर ने कॉइल के फॉर्म में ले लिया है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसके ऊपर एक फोर्स वायर पे लगेगा। लेकिन उसके वजह से रेक्टेंगुलर कॉइल ले लेंगे तो टॉर्क लगेगा, और टॉर्क के वजह से रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। मोटर है क्या? मोटर भाई जितनी भी रोटेटिंग डिवाइस आपके घरों में अवेलेबल हैं, उस सारी रोटेटिंग डिवाइस में मोटर का यूज़ होता है। जैसे वॉशिंग मशीन, फैन, कूलर, इन सब में, मिक्सर ग्राइंडर जो घर में भी है ना, सब में मोटर का यूज़ होता है। करते क्या है, स्विच को लगाया यानी करंट पास कराएंगे, करंट पास करने से मोशन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी इन केस ऑफ मोटर। और जनरेटर उल्टा हो गया, जनरेटर में क्या होगा, जनरेटर में प्रोडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, किसकी हेल्प से? मोशन की हेल्प से। जस्ट रिवर्स है मोटर का, जनरेटर रिवर्स है। जनरेटर में क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उसका प्रिंसिपल भी सुनो ध्यान से, क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी इफेक्ट ऑफ करंट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। करंट पास होने से वहाँ पे एक इंड्यूस करंट, क्या करते हैं हम, इंडक्शन। देखो इसको डिटेल में हम समझा दे, थोड़ी सी बात को समझ लो। EMI 10th क्लास में दिया हुआ है, क्योंकि ये लेवल जो है ना अप टू 10th क्लास आपको डिस्कस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। देखो सिंपल से टर्म्स में आप समझें कि किसी भी कॉइल में, किसी भी क्लोज सर्किट में यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, तो उस सर्किट के अंदर, उस कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट हो जाती है, एक EMF जनरेट हो जाता है। उस करंट को बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, EMF को बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। और उसके लिए कुछ रूल्स दिए हुए हैं। एक जो आपके 10th लेवल पे दिया है वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, आगे हायर क्लास में पढ़ोगे लेंज रूल भी होता है, ठीक है। तो देखो EMI क्या हुआ कि वेन एवर एनी क्वाइल, वेन एवर एनी सर्किट is subjected to change in magnetic field, any change in magnetic field or any change in magnetic flux, then an current is generated in the coil, a EMF is induced in the coil. This current is known as induced current and the phenomena is known as electromagnetic induction, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जनरेटर लिखा होता तो लिखा होगा वहाँ पे आंसर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही।
आंसर ए इज करेक्ट। हेंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने डिस्कवर किया था मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, मैग्नेटिज्म, और माइकल फेराडे ने काम किया था किसके ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। तो इसका आंसर क्या है, आंसर ए इज करेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। एमीटर इज कनेक्टेड इन सर्किट। भाई देखो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लो। सर्किट आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, 3 डिवाइस होती हैं। एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर। एमीटर किस लिए यूज होता है, एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट, वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, और गैल्वेनोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। एमीटर करंट मेजर करेगा, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, और गैल्वेनोमीटर करंट को डिटेक्ट करेगा, करंट की प्रेजेंस बताएगा कि यदि स्मॉल फ्रैक्शन भी करंट सर्किट में है तो उसकी प्रेजेंस बता देगा, मेजर नहीं करेगा। मेजर कौन करेगा, एमीटर। अब बात आ रही है, क्वेश्चन है एमीटर इज कनेक्टेड इन। एमीटर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी सर्किट में कनेक्ट करना है, करंट मेजर करेगा तो उसको सीरीज में लगाते हैं। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और वोल्टमीटर दिया हो तो वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर, करेक्ट आंसर इज ए। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट। देखो पहले तो हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट है क्या। शॉर्ट सर्किट देखो, आपके घर में बाई चांस, कई सारी हो सकता है, बाई चांस या सडनली एक्सीडेंटली करंट एक्सीड कर गया, बहुत ज़्यादा सर्किट में करंट आ गया। तो हो सकता है कि जब करंट एकदम बढ़ेगा ना, या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी है कि जो आपके क्या नाम, एक सिंगल सॉकेट हो, उस सिंगल सॉकेट में बहुत सारी चीज़ें लगा दो, अब उसी सॉकेट में फ्रिज लगा दो, फैन लगा दो, प्रेस लगा दो, मेनी डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ए सिंगल सॉकेट, तो बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ओवरलोडिंग। एक ही सॉकेट पे उसकी कैपेसिटी मान लो 10 एम्पियर, हमने ओवरलोड कर दिया, 30 एम्पियर ले लिया, तो जब करंट एक्सीड करेगी ना उस लिमिट को, तो क्या होगा, वहाँ वायर क्या होगा, मेल्ट होने सकता है, इंसुलेशन जो ऊपर का होगा मेल्ट होगा, और लाइव वायर और न्यूट्रल वायर बाई चांस आपस में टच कर गए तो शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट पे करंट बिकम्स वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और करंट जब बहुत ज़्यादा होगी ना तो हीट डेवलप होगी, आग लगने के चांस होंगे, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होगा, करंट इंक्रीजेज हैविली, बहुत ज़्यादा करंट चेंज इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। और ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग में बी द शॉर्ट सर्किट कॉज, क्या होता है, ओवरलोडिंग में बी द कॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, नाउ आंसर करेक्ट 14, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, आंसर सी इज करेक्ट, इंक्रीजेज हैविली। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर एट ए पॉइंट डिपेंड्स अपॉन। देखो इस क्वेश्चन की थोड़े सा डिस्कशन हम करना चाहेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ करंट की बात की गई है टॉपिक में, तो मैग्नेटिक इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम ये बात कर चुके हैं, किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, किसी भी वायर में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। जैसे मान लो ये वायर ले लिया, इस वायर में ये करंट पास हो रहा है, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके नियर में एक पॉइंट लिया, और एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया। अब देखो पहले वाले जो हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं वहाँ बात करें, और एक दूसरा ले लें जो दूर है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, पास में ज़्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड पास में ज़्यादा होगी, और दूर वाले पॉइंट पे क्या होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। मतलब जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। कैसे इफेक्ट कर रहा है कि डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाएगी, मैग्नेटिक इफेक्ट कम होता जाएगा उसका, तो डिस्टेंस के इनवर्सली हो गया। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यदि किसी वायर में करंट की वैल्यू, जैसे मान लो पहले केस में 5 एम्पियर करंट पास कराया और मैग्नेटिक फील्ड देखा, दूसरे केस में 10 एम्पियर कर दूं, करंट का वैल्यू बढ़ाओगे तो डेफिनेटली हमें पता है करंट की वैल्यू बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। करंट रिड्यूस करोगे मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि यदि हम रिवर्स कर दें करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सेस इफ डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द वायर रिवर्सेस। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमें याद रखना है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर ए करेक्ट है, आंसर बी करेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ बोथ, यानी कि आंसर सी इज करेक्ट। ठीक है,
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 60. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ. देखो डायरेक्शन के लिए एक बार ध्यान से नोट कर लो. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, 10th लेवल में राइट हैंड थंब रूल, बस इतनी बात की गई है. फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस लिए होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फ्लेमिंग का एक और है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट. अच्छे से नोट कर लो. राइट हैंड रूल किस लिए यूज होगा? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन के लिए. लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज हो रहा है? फोर्स की डायरेक्शन के लिए. मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल एंड राइट हैंड थंब रूल किसके लिए यूज होगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड. भाई देखो अब सोलेनॉइड का इफेक्ट आ गया. मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में जो करंट पास हो रही है उससे क्या इफेक्ट होगा, कहाँ ज़्यादा होगी, ये बोला है. तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड एक कॉइल, इस तरह से हेलिकल कॉइल आप कंसीडर कर लो और इसमें करंट पास करा दो. तो इसमें जब करंट पास होगी ना तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी. और इसके अंदर यदि हम रॉड वगैरह कुछ डाल दें, आयरन नेल्स वगैरह डाल दें ना, तो ये मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं. और जब तक इसमें करंट पास होती रहेगी टिल देन जो रॉड वगैरह हम इंसर्ट करेंगे बिहेव लाइक ए मैग्नेट. लेकिन एज सुन एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, करंट को स्विच्ड ऑफ करोगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगी. और डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे तो दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन मेकिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाएंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? दे आर द टेम्पोरेरी मैग्नेट. लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड. देखो सोलेनॉइड के अंदर स्ट्रेंथ की बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं ना वो कुछ ऐसे रहती हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल. अंदर जो होती है ना ऑलमोस्ट पैरेलल, मतलब हम ये वाला पार्ट ले लें, इतना पार्ट लेंगे तो ये पैरेलल लाइंस मिलेंगी, लेकिन एंड पे नहीं होती हैं. एनसीईआरटी 10th की यदि आप बुक उठा के देखेंगे वहाँ पे उन्होंने लिख दिया है कि इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल एंड यूनिफॉर्म एवरीवेयर. तो इसके हिसाब से हम मानेंगे तो आंसर सी इज करेक्ट, सेम एट ऑल पॉइंट्स. लेकिन थोड़ा सा आप जब स्टडी करोगे ना तो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ की हम बात करें और यहाँ पे बात करें, ये क्या होता है एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होंगी. यहाँ हल्का सा कर्व स्टार्ट होगा, अंदर पैरेलल होती हैं स्ट्रेट लाइन. और स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन क्या शो करता है? यूनिफॉर्म. तो आपके लेवल पे हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इट मीन्स इट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर. कंडक्टर के अंदर करंट रेस्पॉन्सिबल क्या है करंट के लिए? देखो एक है प्रोटॉन्स, दूसरा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तीसरा है पॉजिटिव आयंस और फिर है प्रोटॉन एंड होल्स. तो मेटल की बात की गई है और हमें मालूम है भाई मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन मेटल्स. तो मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी किसके वजह से होगी? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. होल्स की जब बात करेंगे कहाँ पे होल्स आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन एंड होल्स अभी दिया नहीं है पे ऑप्शन में. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं किसके लिए? सेमी कंडक्टर के लिए. मेटालिक कंडक्टर में कौन होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सेमी कंडक्टर्स में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. लिक्विड्स की बात करेंगे तो आयंस होते हैं. ठीक है. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग हैज़ 3 वायर्स. देखो घरों में जो लाइन होती है ना उसमें वायर्स जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके कलर कोड होती है, कलर कोडिंग रहती है. स्टैंडर्ड 3 वायर. ठीक है. वो 3 वायर्स कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे जो 3 दिए हैं लाइव, न्यूट्रल और अर्थ. देखो एक होता है रेड कलर. ठीक है. रेड कलर. एक होता है ब्लैक कलर. एक होता है ग्रीन कलर. रेड कलर क्या है? लाइव वायर. रेड कलर क्या होता है? लाइव, मतलब मेन वायर जो होता है वो रेड कलर है. और फिर क्या आ गया आपका? रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, रेड ग्रीन, और एक कौन सा है आपका? ब्लैक. मतलब रेड हो गया लाइव वायर, ग्रीन हो गया अर्थ, ग्रीन कौन सा होगा? अर्थ. और ब्लैक कौन सा होगा आपका? न्यूट्रल. रेड ब्लैक ग्रीन, ये वायरिंग आपके घर में यूज़ होती है. ठीक है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा? क्वेश्चन देखें ध्यान से.
V स्टैंड फॉर वोल्टमीटर, A स्टैंड्स फॉर एमीटर, G स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर। देखो हमने तीनों बातें आपको बताई थी कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों की रेजिस्टेंस की यदि बात करें तो याद रखो वोल्ट मीटर इज हैविंग वेरी हाई रेजिस्टेंस, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का होता है। तो देखो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, अब रह गया ए और बी। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का है, ठीक है। फिर आपका आएगा गैल्वेनोमीटर एंड सबसे लास्ट में आएगा एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम, फिर गैल्वेनोमीटर और फिर वोल्टमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर आपको बता दें, ये भी नोट कर सकते हो आप, गैल्वेनोमीटर में बिहेव लाइक एमीटर, में बिहेव लाइक वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कनेक्टिंग ए शंट इन पैरेलल। शंट क्या होता है? वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। पैरेलल में जब लगाओगे ना गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट, तो वो एमीटर की तरह काम करेगा और रेजिस्टेंस और रिड्यूस हो जाएगा। मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस मिनिमम, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस मैक्सिमम, और गैल्वेनोमीटर होता है बीच में। गैल्वेनोमीटर रहता है बीच में। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर में कनेक्ट करना है तो एक हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, आपको मिल जाएगा हाई रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। सीरीज में मालूम है रेजिस्टेंस और बढ़ता है। तो आउट ऑफ द 3 डिवाइस वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इज हायर देन द गैल्वेनोमीटर, इट इज हायर देन द एमीटर। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज हम आपके सामने 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आए थे। हर एक पॉइंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे बात की है। केवल क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ना है, कल मैं कोशिश करूँगा एक लिंक दे दूँ जिस लिंक के थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट कर सकते हैं। और आगे भी हम इस तरह के आपको वीडियो डालेंगे अभी जल्दी से जल्दी 2-3 दिन के अंदर, जिससे आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकें, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकें। क्योंकि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेवेंट आपको वो पढ़ना है जो आपका 10th लेवल डिफ़िकल्ट लेवल है। 10th लेवल से ऊपर नहीं आएगा। 10th लेवल, 10th, 9th, 8th, 6th इनकी बुक्स को, एनसीईआरटी को पढ़ें। लेकिन देखो वीडियो बनाएंगे, कोई भी काम करेंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे तो इसमें बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है तो उसमें आपको भी एक काम करना है कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लाइक करना भूलें ना, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये काम यदि आप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम और वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ओके।